नमस्कार फ्रेंड, भास्कर CTET क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का पेडागोजी पार्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो कृपया वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से देखें। यहाँ भाषा हिंदी, यानी कि सबसे पहले बात करें भाषा अधिगम अर्जन। भाषा का अधिगम कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, लर्निंग, और उनका अर्जन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं भाषा अधिगम। भाषा का अर्जन के बारे में, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा सीखता है। भाषा देखे होंगे बच्चे जब भी सीखते हैं तो बचपन से बच्चे जिस तरह के आसपास के वातावरण मिलते हैं या फिर जिस प्रकार के परिवार में रहते हैं उस प्रकार के भाषाओं को वह ग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। जब भी भाषा सबसे पहले बच्चा जब सीखता है तो अनुकरण करके सीखता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद से देख करके सीखना। अनुकरण मतलब कि एक दूसरे को देख करके सीखना। तो बच्चा एक दूसरे को देख करके भाषा को सीखता है। मतलब एक स्वाभाविक क्रिया होती है, प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, नेचुरली होता है। ऐसा नहीं कि उसको बताने पर कि हाँ उससे देख करके सीखो, ऐसा नहीं। वह खुद सीखता है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है कि औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मैं आपको बता दूं कि साधन दो प्रकार के, जैसे कि औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक में आ जाते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसमें शिक्षा दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा दी जाती है। वो बुक से जो हम पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा वह होती है कि अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी को बताए, यानी कि वातावरण से जो हम लोग जो भाषा ग्रहण करते हैं, परिवार में जो भाषा ग्रहण करते हैं, जैसे परिवार में हम बोलते हैं ये जैसे कि जो भी परिवार में अपना लैंग्वेज नॉर्मल यूज कर लेते हैं, अरे चल रहा है हमारा, या फिर दोस्तों से जो भी इस तरह से वर्ड यूज कर लेते हैं, वो अनौपचारिक भाषा में आते हैं। तो औपचारिक साधन की इसमें भाषा अर्जन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक प्रकार से बोला जाए तो मातृभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यह है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। बिल्कुल सही है। भाषा जो भी ग्रहण करते हैं लोग, तो यह सहज प्रक्रिया होती है और स्वाभाविक अपने आप होती है, खुद ब खुद होती है, अपने आप स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो भाषा वातावरण या फिर अपने आसपास पड़ोस से जो भाषा या परिवार से भाषा सीखते हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं, इसमें कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार और समाज होता है। जब भी भाषा अधिग्रहण होता है सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, एक तो परिवार शामिल होते हैं और दूसरा समाज शामिल होता है। जिस परिवार में रह रहे हैं उस तरह के भाषा, या फिर जिस परिवार में रह रहे हैं उस जिस समाज में आप रह रहे हैं उस तरह की आप भाषा को ग्रहण यानी अर्जन करते हैं। भाषा अधिगम, अधिगम का तात्पर्य है सीखना। अधिगम का इंग्लिश ही होता है लर्निंग, है ना। तो लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। तो अधिगम का तात्पर्य सीखना है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसे औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। बात है कि जब भी लोग जब तक जीवित रहते हैं, यानी कि मरणोपरांत तक यह अधिगम सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसे वो लोग बोलते हैं कि हमेशा जीवन भर लोग सीखता है। तो यही बात है कि आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक यह सीखने की प्रक्रिया, पढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक साधन का जो प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक के क्या है, औपचारिक भाषा उसमें प्रयोग किए जाते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जब भी भाषा अधिगम हम लोग करते हैं तो उसमें क्या नियमबद्ध, जैसे कि अगर बुक वगैरह हैं या फिर कोचिंग संस्थान या फिर स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, तो वो जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में एक बात याद रखेंगे कि उसमें नियम और व्याकरण का भी प्रयोग किए जाते हैं। इसे द्वितीय भाषा के नाम जानते हैं। यानी कि अनौपचारिक जो भाषा सीख रहे हो प्राथमिक भाषा, यानी कि जो अपने पास पड़ोस परिवार से सीखी, या बाद बाकी जो आप शिक्षा स्कूलों से, कोचिंग संस्थानों से बुक पढ़ करके ज्ञान जो ले रहे हैं, वो द्वितीय भाषा के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हम लोग व्याकरण और नियम का प्रयोग भी किए जाते हैं उसमें। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या जुड़ी उनसे बातें हैं। तो इसमें भाषा के नियम सीखते हैं,
सबसे पहले भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य यह है कि इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, किस नियम से कैसे कुछ जैसे व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें नियम होते हैं, कानून होते नियम होते हैं कि इस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया जाना है, तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा द्वारा ली जाती है। जब भी हम भाषा सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा तो खुद ब खुद ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा जो भाषा अधिगम है वह औपचारिक शिक्षा द्वारा दी जाती है। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। और भाषा अधिगम कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय से। यानी कि भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य यह चीज़ है कि इसमें भाषा नियम से सीखे जाते हैं, साथ ही साथ में अधिगम औपचारिक शिक्षा द्वारा की जाती है और भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। आगे बात करते हैं, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि भाषा अधिगम आपको जब व्याकरण और नियम सहित में आपको भाषा सीखने पड़ते हैं तो उसमें क्या आपको प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे तो बोलचाल वाली भाषा तो आसपास पड़ोसों से उसमें कोई प्रयास करने, बिना प्रयास के सीख लेते हैं, स्वतः ग्रहण हो जाती है। लेकिन भाषा अधिगम बच्चों में प्रयास करना पड़ता है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहले बताया कि औपचारिक शिक्षा में व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि भूमिका निभाती हैं। तो जब भी भाषा अधिगम सीखते हैं, विद्यालयों में क्या शिक्षक होते हैं, विद्यालय होती है, पाठ्यक्रम उसके दिए होते हैं, पाठ्यपुस्तकें बनाए होते हैं, है ना, शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम भाषा अधिगम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का भूमिका है हमारे भाषा अधिगम में। अब थोड़ा देखते हैं अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। अधिगम के प्रकार में सबसे पहले क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं के गति पर ध्यान देना चाहिए। जब क्रियात्मक अधिगम जो होता है तो क्रियात्मक अधिगम सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, किस प्रकार के आप क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार के स्वरूप उसका है, या फिर क्रियाओं की गति का ध्यान दिया जाता है, पहली बात अधिगम के प्रकार में। फिर दूसरी है कि शाब्दिक और वाचिक अधिगम, है ना, बोल करके जो शाब्दिक, है ना, जैसे कुछ करके सीखने के लिए तो क्रियात्मक अधिगम हो गया। कुछ जो शाब्दिक यानी कि वाचिक अधिगम हो गया। शाब्दिक या वाचिक अधिगम से सीखने में जैसे संकेत, चित्रों, अंकों आदि के माध्यम से सीखे जाते हैं। कुछ ऐसे सीखे जाते हैं जैसे कि संकेत से हम लोग सीख जाते हैं। जैसे आप ट्रैफिक है, ट्रैफिक पर अगर रेड लाइट जल गई तो उसे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि स्टॉप, है ना, रेड लाइट का मतलब ही समझ आते हैं कि स्टॉप, येलो मतलब रेडी, तो इस प्रकार से, या फिर डायरेक्शन जो एरो का साइन दिया है तो उस पर कोई लैंग्वेज नहीं लिखा, तो संकेत से ही समझेंगे। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम ये माध्यम होती है, अधिगम के प्रकार में होते हैं। अब विचारात्मक अधिगम होता है कि विचारात्मक अधिगम व्यक्ति समाज के दैनिक जीवन के अनुभव से देख करके, सुन करके विचार करता है। विचारात्मक में आप खुद विचार कर सकते हैं, जैसे कि आप डेली रूटीन में अगर जो समाज में या फिर व्यक्ति के समाज में दैनिक जीवन में जो अनुभव हैं उनको देख सुन करके आप विचार कर सकते हैं। तो यह विचारात्मक अधिगम कहलाता है। अधिगम के 3 प्रकार, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार जो दिए गए हैं, क्या क्या विचार इसमें दिए गए भाषा अधिगम और यानी कि भाषा पढ़ने, उसको ग्रहण करने के संदर्भ में। वाइगोत्स्की का कहना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछते रहते हैं वाइगोत्स्की, पियाजे और चॉम्स्की के बारे में। तीनों चीज़ों को हम अच्छा से समझेंगे। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। इनका कहना यह है कि बच्चों जब भाषा सीखते हैं तो समाज के संपर्क के साथ का परिणाम है कि बच्चे क्या करते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं। लेकिन पियाजे का कहना है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि संज्ञानात्मक तंत्रों के जो संज्ञान जो हम लोग अपना डेवलप करते हैं उसी के तरह जैसे परिवेश के साथ में अंतः क्रिया, है ना, अपनी अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यहाँ से 2 बातें अब कि बच्चों भाषा समाज के संपर्क में आकर परिणाम, यह वाइगोत्स्की के अनुसार। अब पियाजे का कहना यह है कि अंतः क्रिया के साथ, अंतः क्रिया की जब भी बात आएगी तो पियाजे के अनुसार, समाज के संपर्क में तो वाइगोत्स्की के अनुसार। चॉम्स्की का कहना है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। इनका कहना है कि जन्म जब ले लेता है बच्चा उसी समय से जन्मजात यह व्यवस्था होती है बच्चों में कि भाषा अर्जन करते हैं और यह भाषा व्यवस्था को पहचानने में शक्ति के साथ पैदा होती है। और यही चल करके जो जन्मजात जो क्षमता जो होती है बच्चों में, यही क्या करती है कि भाषा की व्यवस्था को पहचानने में शक्ति प्रदान करती है। आगे जो पढ़ते हैं सीखते हैं भाषा वो शक्ति प्रदान करती है। यानी कि चॉम्स्की के अनुसार 3 बातें यहाँ से मुख्य याद रखेंगे। भाषा अध्ययन जो विद्वानों का मत है, वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया कि समाज के परिणाम का अर्थ है
है ना, समाज के परिणाम के साथ समाज के संपर्क में साथ आकर के वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। लेकिन पियाजे का कहना है कि यह अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, है ना। और चॉम्स्की का कहना है कि भाषा अर्जन क्या है, जन्मजात। तो जब भी जन्मजात की बात आएगी चॉम्स्की, अंतः क्रिया पियाजे और समाज के संपर्क में वाइगोत्स्की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो अनुबंधन सिद्धांत एवं साहचर्य का सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत है तो इसमें शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य स्थापित करके सीखता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। इनका कहना है कि जब शैशवावस्था में बच्चे होते हैं तो किसी शब्द के, जैसे मान के चले कि आप किसी बच्चा को पानी बोले, अब पानी के साथ में वो लिक्विड दे रहे हैं जो पानी है ना। तो बच्चा तो शब्द को सुना पहली बार, और दूसरी बार वस्तु को दिखा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो शब्द है, शब्द और वस्तु के बीच में अस्थायित्व संबंध स्थापित करने लगता है। ये होती है अनुबंधन का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत। सीधा सीधे उससे संबंध जोड़ करके समझने लगता है। वही बात यहाँ पर है कि जैसे अगर पानी कहने के साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है ना, तो बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द या पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर उसे समझने लगता है कि नहीं, पानी ये बोला, ये वर्ड के बाद ये जो दिया जा रहा है यह पानी है। तो भाषा के साथ साथ में उस वस्तु के बीच में संबंध भी स्थापित करने लगता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अनुबंधन सिद्धांत या साहचर्य सिद्धांत। अगला जो बात करेंगे अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण करके ना, देख करके सीखना। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक में आरंभिक जो शिक्षा में प्रभावी होती है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके, नकल करके इस तरह के अधिगम के भाषा गुण दोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। जैसे कि अनुकरण करके सीखना, आप भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो कि अनुकरण करके, देख करके, नकल करके सीखते हैं। तो यह बच्चा कहाँ से सीखता है, या तो परिवार से नकल करके सीखता है या फिर समाज से सीखता है ना। या नकल करके जो सीखता है बच्चा, इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज आदि पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर बच्चा अगर अच्छी बातें सीखी है तो कहीं ना कहीं अच्छा समाज से जुड़ा, अच्छा परिवार से जुड़ा होगा। और गुण दोष की जो बात है, अगर कहीं बुरे समाज से जुड़ा हुआ, अच्छे समाज से नहीं जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं बुरे ही सीखेगा। या फिर उसका परिवार अच्छा नहीं है तो उसी तरह के सीखेगा। मतलब ऐसे भी अगर कहावत सुनेंगे कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात, तो वही बात है कि संगत जैसा आपका रहेगा उस तरह से गुण आएंगे, संगत से ही गुण जाते हैं। तो अनुकरण का सिद्धांत देख करके, नकल करके सीखना होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत जो है, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम बेहतर कार्य करें। जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो अभिप्रेरणा क्या करती है कि हम बेहतर इससे कार्य करें। जो भी आप काम करते होंगे उससे लगाओ कि इससे बेहतर कहीं काम करें। किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि उत्साह सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब भी आप कोई काम करते होंगे तो उस काम के जो परिणाम है आपके रुचि पर डिपेंड करता है। अगर आपको अधिक रुचि होगा उस काम में तो अधिक रिजल्ट, अधिक परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन रुचि और उत्साह उसके बारे में नहीं होंगे। जैसे मान के चले अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो सीटेट पढ़ने पर जो आपकी रुचि अगर है तो काफ़ी अच्छा परिणाम आएंगे। अगर रुचि नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, बिना रुचि के पढ़ने से परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं रुचि अगर उत्साह है उसमें तब प्रेरित हो सकते हैं आप उस चीज़ से। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण, चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जब भी जैसे प्राथमिक कक्षा में अब जब या फिर माध्यमिक कक्षा में देखेंगे तो बच्चे की जो रुचि के अनुसार उसमें पाठ्य पुस्तकें डाले होते हैं। रुचि के अनुसार पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाती है ताकि उसमें बच्चे की रुचि हो और उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहते। जब तक रुचि नहीं रहेगा तब तक आप अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे। यही होता है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की अभिप्रेरणा कब जागती है, जब उस चीज़ में आपको रुचि हो। और पुनर्बलन का सिद्धांत वही, मतलब कि आप यदि कोई काम करते हैं तो उससे अधिकतर बेहतर काम करने की रुचि जागती है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब हम करके सीखते हैं उस पर बल देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो उसे जल्दी और आसानी से सीख और समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। जैसे बात किया जाए अजय कभी भी अवसर में आपको आ जाएगी क्रियाशीलता के सिद्धांत पे, जैसे कि स्वयं करके सीखना, तो ये काफ़ी बेहतर माना जाता है कि क्योंकि बच्चा
वैसे भी आप देखे होंगे कि करने से कोई काम अधिक बेहतर समझ में आती है। तो करके सीखने पर जो बल देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। अगला जो पॉइंट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम अभ्यास की अगर बात बता दें, अगर कोई चीज़ को आपको याद रखने होंगे तो याद रखने के लिए आपको बार बार अभ्यास करें। बार बार जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो यह जो है कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा के प्रयोग से अधिक अवसर मिलने और बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो सकता है। जैसे अभ्यास जितना जल्दी हो, जैसे हमने कोई चीज़ भाषा सीखा, ठीक है, मान के चलिए हमने क्या सीखा, स्पोकन लैंग्वेज सीखा, इंग्लिश में बोलने के लिए सीखा। तो जब तक उस साथ में बोल रहे हैं तो ठीक है। अगर हमारे भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति नहीं मिले, हम किसी के साथ टॉक नहीं करें, बात नहीं कर पाए कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, साल जब हो जाए, तो आप उस भाषा को धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो जितना अधिक आप प्रयोग करने के लिए अवसर मिलेंगे उतने ज़्यादा आपकी भाषा में विकास आएगी, विकास जल्दी जल्दी होगा। तो वही बात है कि भाषा के प्रयोग से अधिक अवसर मिलें। भाषा के प्रयोग के लिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देनी चाहिए और अवसर मिलनी चाहिए, जिससे कि विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति में आप किसी चीज़ को दोहराइए, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी। जैसे भाषा सीखने में आवृत्ति बहुत महत्व है। जैसे कोई सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए, जितना बार आप दोहराएंगे उससे अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आवृत्ति मतलब बार बार आप उस चीज़ को पढ़ें, वो आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत भाषा कौशल के चारों प्रारूप, जैसे कि 4 प्रारूप के बारे में आप जानते होंगे। श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना और लेखन मतलब लिखना। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुणता के लिए भाषा क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देती है। यह भाषा क्रम में एक समान अनुपात बनाए रखने में जोर देती है कि आप क्या करें, श्रवण भी करें, वाचन करें, पठन और लेखन। ये अगर चारों प्रक्रिया साथ चलती है तो अभ्यास के क्रम समान अनुपात में बने रहते हैं। यही अनुपात और क्रम का सिद्धांत कहती है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के कार्य में इनके विकास में बोलने और सुनने की क्या भूमिका है। जब भी भाषा, जैसे हमने अभी बोलने, करने, सुनने की जो बात की, आखिर इनका भूमिका क्या है, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करें। तो भाषा के जो कार्य हैं, सबसे पहले कार्य की हम बात करें तो अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति का साधन कहने का मतलब कि यदि आपको किसी चीज़ की इच्छा हो तो कैसे जाहिर करेंगे, बिना भाषा को तो जाहिर नहीं कर सकते। या तो आप उसे बोल करके जाहिर कर सकते हैं या फिर लिख करके जाहिर कर सकते हैं, है ना, या फिर सांकेतिक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम का आप उपयोग कर रहे हैं, भाषा के ही माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाती, अभिव्यक्ति का साधन। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि को व्यक्त करने की सहायता करती है। वैसे भी अगर भाषा की परिभाषा सुनेंगे तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो अपनी विचार को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति को साधन में क्या कहा गया है कि अपनी इच्छा, भावना आदि को व्यक्त करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता। यदि आप सामाजिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसमें भाषा का प्रयोग आना अति आवश्यक है, तभी आप एक समाज से आप जुड़ पाएंगे। मानव विकास का मूल आधार है। कैसे भाषा जो है से मानव विकास का मूल आधार है, तो भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। क्योंकि भाषा जब तक नहीं हम सीखेंगे, अच्छी तरह से भाषा में समझ नहीं आएगी, तो विकास के पथ पर कैसे आगे अलग अलग चीज़ों का अन्वेषण कैसे कर पाएंगे। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। जब आपको भाषा ही नहीं पता है, न लिखने की भाषा पता, न बोलने की भाषा पता है, तो आप विचार कैसे कर सकते। इस अभाव में अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती, है ना। इस प्रकार से हमें भाषा जो मानव विकास का मूल आधार के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति, सबसे पहले जैसे यहाँ बात की जा रही है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक किस प्रकार भाषा होती है, तो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा आवश्यक है। जब नए ज्ञान जो प्राप्त करने तो उसमें भी भाषा की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, कैसे शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, तो शिक्षा भी प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा थोड़ी है ना कि आप जो है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, है ना, तो उसमें भी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा किस प्रकार से मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। जैसे अगर बात करें मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति, वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले भाषा ही नहीं थी, और जो भी भाषाएं थी, प्राकृत भाषा
है ना। तो प्राकृत भाषा काफ़ी जटिल होती थी। संस्कृत जो उस समय की भाषा थी काफ़ी जटिल वाले। जैसे अगर वेद की बात किया जाए तो सबसे पहले जो वेद निकले थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी वेदों में जो भाषाएं उपयोग किए गए थे, प्राकृत भाषा या फिर संस्कृत जो भाषा थी वो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करती थी, इसलिए लोग ज़्यादा उसे समझ नहीं पाते थे, ज़्यादा नहीं विकास कर पाए। देखिए जब उसको सरल रूप में जब लाया गया तो उसको समझ करके आसानी से लोग समझे, और उसी तरह से जिस तरह से हमारी भाषा का विकास हुआ है उसी तरह से लोगों की संस्कृति में भी विकास देखने को मिला है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है, या श्रेष्ठ साहित्य का सृजन भी किए हैं लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है? अभी तक तो हमने भाषा के देखा, अब भाषा विकास में सुनने की, वो तो कार्य की भूमिका निभा कि भाषा की कार्य क्या क्या है, किस तरह से भूमिका है कार्यों में। अब यहाँ पर सुनने की क्या भूमिका है उसको थोड़ा विचार करते हैं। बच्चा अपने परिवार और समाज में लोगों को बोलते सुनता है तथा उनके अनुकरण करता है या बोलने की कोशिश करता है। तो सुनने की भूमिका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुनने के माध्यम से बच्चा क्या करता है, समाज में बोलते हुए सुनता है, या फिर उनका परिवार में जो बोलते हैं उनको सुन करके बोलने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं यह सुनने में भी भूमिका अदा करती है। सुनने के माध्यम से बच्चे शुद्ध उच्चारण करने और कौशल विकास होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने से बच्चा क्या करता है, शुद्ध उच्चारण करता है। बार बार किसी चीज़ को जब सुनेंगे तो उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, और सुनने के माध्यम से बच्चा क्या बोलने में आगे आने वाली जो है उच्चारण संबंधी अशुद्धि जो है उसमें शुद्धि करता है और दूर करने का प्रयास, यानी कि अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है बार बार सुन करके। यानी कि सुनने की भूमिका कहीं ना कहीं समाज में भाषा की है। सुनने से माध्यम से बच्चा बालक के शब्द भंडार वृद्धि होते हैं, उससे विकास में वृद्धि होती है। जितने अधिक आप भाषाओं को सुनेंगे तो उससे अधिक अपना शब्द भंडारण करेंगे। शब्द भंडारण मतलब कि एक नए नए तरीक़ों का वर्ड सीखेंगे, सुन करके सीखना। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि शब्द भंडारण भी इसी माध्यम से करते हैं। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर से उतार चढ़ाव को सीखता है। जिसमें सुनना क्या है, ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक क्या करता है, स्वर के उतार चढ़ाव को सीखता है। किस तरह से उतार चढ़ाव स्वर के हो रहे हैं उस तरह को, इस बातों को सीखता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भाषाओं विचारों में जान पाता है। जब सुनेगा तो क्या करता है, उस माध्यम से बच्चा, जब आप किसी भाषा को सुनेंगे तो उससे आप दूसरे के विचार के या भावनाओं को समझ पाएंगे, तो दूसरे के विचार और भावनाओं को समझ पाएंगे। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन के कौशल में विकसित है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है। तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका, बोलकर हम अपनी भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी जब तक बोल करके अपनी भावना है या फिर विचार उस चीज़ को व्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण भी करता है। देखिए बच्चा यहाँ पर बोलने से, है ना, अब जैसे हमने कार्य में देखा तो कार्य क्या क्या है, जैसे कि उसको अवसर जब बार बार मिलेगा तो अधिक भाषा का अर्जन करेगा। दूसरी बात यहाँ के सुन करके भी उच्चारण को शुद्ध सीखेगा, यानी कि जो अशुद्धियाँ उसको दूर करेंगे। और बोलने से भी बच्चा क्या करता है, शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा का प्रभाव करता है, जिस तरह की धारा प्रवाह भाषा को सीखता है, बोलने से ही फ्लुएंट आती है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंध का निर्माण भी करता है। अब बातचीत करने का जो शैली प्राप्त होती है, बातचीत करने के जो माध्यम जुड़ते हैं, तो बच्चे इसके द्वारा क्या करते हैं, सामाजिक संबंध से कोरिलेट करते हैं, संबंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भाषा विकास में बोलने की भूमिका अदा करती है। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिकाएँ हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की जो भूमिकाएँ हैं, विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त करना। अधिगम व्याकरण से द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध जो उच्चारण है उस चीज़ों को हम शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। और व्याकरण की भूमिका से हम क्या करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध में समझ पाते हैं कि कौन सी शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो कहीं ना कहीं अशुद्धता को समझने के लिए हमें व्याकरण की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम में विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि ज्ञान का करना, है ना। वाक्य की किस प्रकार से रचना करना है, विराम चिन्हों को कहाँ प्रयोग करना है, शुद्ध प्रयोग जो ज्ञान के करने हैं वो सभी का चीज व्याकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होना, जैसे श्रवण, वाचन, ये सब जो चार भाषाएँ हैं, चारों जो कौशल हैं, इन सभी चारों कौशल का व्याकरण की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्रदान करने की व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है।
भाषा के किस प्रकार से शुद्ध प्रयोग करने हैं, भाषा में आप किस प्रकार से निपुण और दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, वह व्याकरण मुख्य भूमिका आपको निभाती है। किस प्रकार से शुद्ध वाचन करेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना। भिन्न भिन्न ध्वनियों का ज्ञान मिलता है व्याकरण के माध्यम से ही देखते हैं हम लोग। जैसे आसपास सबसे पहले जो अनौपचारिक शिक्षा जो सीखते हैं परिवार से या फिर समाज से सीखते हैं, वो उसमें अब व्याकरण के कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। लेकिन जब भी व्याकरण जो सीखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह, वाचन, ध्वनिवाचन, शब्द बनाना, इस तरह के वाक्य जो है स्तुतियों को पहचाना व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होता है। भाषाओं में जो संबंधी जो अभिव्यक्ति होती है, यानी व्यक्ति का विकास, जो यानी कि लोगों के बीच में जो अभिव्यक्ति, अपनी जो अंदर जो भावना है, उस चीज़ को विकास करने में भी सहायता करती है भाषा। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग करने में शिक्षण देकर उनको लेखन कौशल में विकास करने की सहायता करती है। और देखेंगे जब भी व्याकरण का आप वाचन करते हैं, व्याकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें मुहावरे सिखाए जाते हैं, लोकोक्तियाँ का जो कहावती हैं उन चीज़ों को सिखाए जाते हैं। तो इनके प्रयोग से क्या होती है कि शिक्षण से कौशल में विकास होती है। एक एक जो लोकोक्तियाँ आज हम लोग बोलते हैं, कभी कभी बीच में डायलॉग करते हैं, तो ठीक है कि पुरानी कहावत यह सही था कि जो जैसा करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के लोकोक्तियाँ या मुहावरे, इनसे क्या होती है कि भाषा कौशल में विकास होती है। व्याकरण से छात्र में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित होती है। अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए शब्दों का समझ विकसित होती है। यह छात्रों को गद्य पद्य अंतर समझ आकर उनके लेखन कौशल विकास करने में सहायक होती है। और हम क्या करते हैं कि गद्य या पद्य यानी कहानी और गद्यांश यानी पदांश जो बोलते हैं, इस चीज़ों में भी हम लोग समझ पाते हैं, अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है दोनों में, और इनमें जो कौशल जो डेवलप होते हैं व्याकरण के माध्यम से हम इसमें कौशल डेवलप कर लेते हैं। अगला है कि व्याकरण छात्रों को लेखन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम, तद्भव आदि शब्दों के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होते हैं। व्याकरण बहुत सारे चीज़ें से सीखे जाते हैं, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, है ना, उत्तर तथा तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग से हम लेखन कौशल में विकास करते हैं। किस प्रकार व्याकरण विधियों को शुद्ध, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने का योग बनाती है। तो व्याकरण ये क्या करती है कि लोकोक्तियाँ हैं या फिर जो पदांश है उनके शुद्ध अर्थ किस प्रकार से निकालने हैं, सूक्ति जो होती हैं, शुद्ध सूक्तियाँ किस प्रकार से अर्थ निकालने हैं, सभी के बारे में शुद्ध अर्थ निकालने के लिए व्याकरण के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं। कह रहा है कि व्याकरण की शिक्षण विधि, आखिर शिक्षण विधि क्या है। व्याकरण के शिक्षण विधि होते हैं सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि इस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि आगमन विधि है क्या, निगमन विधि है क्या। तो आज कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए इस चीज़ से। आगमन विधि में क्या होता है कि इस विधि में अनुभव जो होता है, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। आगमन में क्या होता है कि जो भी अनुभव हमारे हैं या फिर उदाहरण हैं, उन सभी का प्रयोग करके उनसे क्या बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। मनोवैज्ञानिक तरीका है, छात्रों को स्वयं खुद करके सीखना होता है और करके जैसे कि जो भी उदाहरण या फिर उनके अनुभव है उस आधार पर नियम तक पहुँचे। नियम तक जब पहुँच जाता है बच्चा, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के बीच में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक तरीका डेवलप होती है। साइकोलॉजी टाइप की जो सोचने की जो तार्किक क्षमता होती है वो बढ़ती है, यानी कि करके सीखने पर जोर देती है। आगमन विधि करके सीखने पर जोर देती है, मनोवैज्ञानिक तरीका डेवलप होता है इसमें, यानी कि पूरी तरह से यह छात्र केंद्रित पद्धति है। पूरे तरह से छात्र पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से इस चीज़ों को आगे करके नियम तक पहुंचते हैं। तो आगमन विधि में अनुभव और प्रयोग के द्वारा नियम तक पहुंचे जाते हैं। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और सरल से कठिन की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। तो इसमें क्या किए जाते हैं कि ज्ञात से, जैसे सूत्र क्या है, जो हमें ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, है ना, यानी कि हमें जो उदाहरण या फिर अनुभव है वो तो सब पता है, इससे आप कंक्लूजन निकाल करके ऐसे नियम तक पहुँचे जो हमें अज्ञात है। तो नियम तक पहुंचना ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर, सरल चीज़ है आपके अनुभव जो भी प्राप्त है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके किस तरह मतलब उदाहरणों का प्रयोग कर करके आप नियम तक पहुंच रहे हैं, तो सरल से कठिन की ओर, है ना। मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, मूर्त जो हमें चीज़ पता है, अमूर्त जो नहीं पता उसकी ओर पहुँचना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर पहुँचना, ये कहलाती है आगमन विधि। निगमन विधि जो कहती है, इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है। हमें जो भी नियम बताए जाते हैं उस नियम के आधार पर ही आगे विश्लेषण किए जाते हैं। तो निगमन विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को क्या नियम क्या ज्ञान दिया जाता है, और उन नियम से एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। नियम है और उनसे उदाहरण देकर समझाए जाते हैं। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित पद्धति कहा जाता है। आगमन विधि को क्या कहेंगे, बाल केंद्रित पद्धति विधि,
और निगमन विधि को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। इसमें जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। हम सभी नियमों को पढ़ाएं, ठीक है, थेल्स पर में पढ़ा रहे, जैसे सपोज मान के चले थेल्स पर में पढ़ाएं, तो थेल्स पर में सभी नियम को हम लिखाएंगे, उसका पालन करा, उसको उदाहरण सहित बताएंगे। उसके बाद यानी कि बिल्कुल तरीके से यह निगमन विधि को अगर बोले तो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। और बाल केंद्रित विधि में क्या होती है कि आगमन विधि। आगमन विधि में बच्चा खुद करके स्वयं करके सीखता है और उस नियम तक पहुंचता है। तो इसमें सूत्रों का पालन किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं हम लोग, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह नियम से उदाहरण की ओर होते हैं। यानी कि नियम से उदाहरण की ओर अगर यदि जाए तो यह निगमन विधि, और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। आशा है कि आप निगमन और आगमन में अच्छी तरह से समझ पाए होंगे क्या अंतर है। अनुकरण विधि जो है, इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके, देख करके। तो जो भी विद्यार्थी, जैसे कोई शिक्षक अगर विद्यालय में शिक्षा दे रही है, पढ़ा रहा है, तो वह क्या करते हैं, बच्चे जो भी सीखते हैं अनुकरण से ही सीखते हैं। शिक्षक किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं, उसको अनुकरण देख करके सीखते हैं। तो इसमें अनुकरण करके सीखता है, इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके सीखता है, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसके अनुकरण सीखते हैं। तो हमेशा यही होता है, जब भी कक्षा में पढ़ाते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप जो सीख रहे हैं, यहाँ पर जो हम वाचन कर रहे हैं, हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं या फिर जो चीज़ हम बता रहे हैं, इसको देख करके आप सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, यहाँ पर अनुकरण करके आप सीख रहे हैं। मेरी आवाज़ को उच्चारण कर रहे हैं, या फिर मेरी जो बताया चीज़ें उसको आप दिमाग में फिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देख करके आप नकल करके सीख रहे हैं, मेरा नकल आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि यह आप इस तरह से बच्चा सीखता है अनुकरण करके। आगे जो व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। किसी भी टॉपिक है कि कोई भी जो स्टेटमेंट है उसको क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है ना। विश्लेषण करके बताना यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी कही जाती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कौन कौन है, एक तो निगमन विधि है, और व्याख्यान विधि भी। व्याख्यान कौन करेंगे, शिक्षक करके बताएंगे स्टूडेंट्स को। तो व्याख्यान करके जब बताएंगे, प्राचीन विधि मानी जाती है और पूरी तरह से क्या है, शिक्षक के ऊपर केंद्रित होती है, किस प्रकार से शिक्षक इसको व्याख्या देती है। तो व्याख्यान विधि और निगमन विधि दोनों शिक्षक केंद्रित शिक्षक विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि जो है, इसमें व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में क्या की जाती है कि यह व्याकरण शिक्षण की विधि है, भाषा संसर्ग। इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में तो विविध विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन के पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग में क्या होता है, अच्छी पुस्तक है या फिर इसमें प्राथमिक कक्षा में जो भी विधि में काम ली जाती है, तो इसके द्वारा अच्छे लेखन की पुस्तक होती है, उसके माध्यम से व्याकरण की ज्ञान दी जाती है भाषा संसर्ग विधि में। नेक्स्ट बात करते हैं कक्षा में बहुभाषिकता साधन के रूप में। बहुभाषिकता समझते हैं कि एक साथ अनेक भाषा प्रयोग करने वाले जो बच्चे कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो बहुभाषिकता कहलाती है। बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाएं, लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो अनेक प्रकार के शब्द भंडारण आपके दिमाग में बन रहे हैं। तो बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा के सहज रूप से व्यक्त करते हैं। जो मातृभाषा कहने का मतलब जो आप जो स्टार्टिंग में परिवार समाज से जो सीखे हैं, उसको तो सहज रूप से आप स्वीकार करते हैं। उससे मौखिक कौशल विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मक का विकास करने में सहायक होता है। बहुभाषिकता कहीं ना कहीं क्या करता है कि बच्चों में रचनात्मक आकलन करने की जो विकास करने की जो सहायक होता है, वो आकलन में रचनात्मक में भी काफ़ी विकास करता है। तो बहुभाषिकता में विद्यार्थी क्या करते हैं, शब्द भंडारण अधिक करते हैं, और उसमें क्या होती है कि उसमें कौशल जो है, मौखिक कौशल, वो विकास होता है। कह रहा है कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलते हैं। जब अगर हम क्या करें कि विभिन्न भाषा का जब कक्षा में प्रयोग की जाती है, तो उससे क्या करते हैं, कुछ माध्यम से भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग से सभी छात्र एक दूसरे से भाषा में समझ लेते हैं, अवसर मिलता है समझने का, कि आसानी से समझ ले। वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरी भाषा का, संस्कृतियों सम्मान का भी करना सीखते हैं।
तो जब भी कक्षा में भाषा सिखाई जाए, ऐसा नहीं कि कक्षा में आए तो अपनी मातृभाषा योजना की जो मदर टंग उसका है, जो परिवार आस पड़ोस से सीखा, तो उसको इग्नोर करके नहीं पढ़ाना है, उसको लेकर के साथ में चलना है। क्योंकि उसके साथ ही साथ जैसे बच्चा क्या कर सकता है, अच्छा रचनात्मक कौशल तक पहुंच सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है। तो आपको पहले प्राथमिक भाषा तो प्रायोरिटी देना ही, प्राथमिकता देना है, उसके बाद ही आप दूसरी द्वितीयक भाषा को आप सिखाने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं द्वितीयक भाषा सीखने में भी संस्कृत को अच्छे से ग्रहण तब करेगा जब प्राथमिक भाषा को ज्ञान अच्छा से रहेंगे। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर को बढ़ाती है। बहुभाषिकता क्या करती है, जब अपने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक भाषा के साथ साथ द्वितीय भाषा भी आप सीखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करती है कि बच्चों में संज्ञानात्मक जो वृद्धि होती है, सोचने की जो वृद्धि होती है, या फिर सामाजिक जो समाज के प्रति जो लगाव होती है, या किसी चिंता मतलब कि विस्तृत चिंता जो करती है, इसमें जो मेंटल डेवलप होता है बच्चे, उनकी स्तर काफ़ी अधिक बढ़ती है। बहुभाषिकता क्षमता से क्या होती है कि समाज के प्रति लगाव, चिंता करने के जो क्षेत्र उनके बढ़ते हैं, या फिर बौद्धिक यानी कि जो अपनी मेंटल जो उपलब्धि है उस स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। भाषाओं को विद्यालय में क्या की जाती है, संसाधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, जिससे क्या करते हैं बच्चे एक समाज से जुड़ पाते हैं या फिर अपने विस्तृत चिंतन वगैरह कर पाते हैं। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्द एवं उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग अगर पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करें, तो उसमें शब्द का उच्चारण का भी भिन्नता बिल्कुल सही है कि अलग अलग आएंगी। इसलिए भाषिक जो पृष्ठभूमि के आधार पर किसी के पीछे न छोड़ा जा सकता है, बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती है। तो जब भी भाषिक जो है पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जो भी है उसका जो भाषा है उसको इग्नोर करके नहीं चलना, उसके साथ ही साथ आप दूसरी भाषा का ज्ञान दें। इससे क्या करते हैं कि बच्चा जो है भाषा विविधता के एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि कहीं पर अगर जैसे मान के चले कि दूसरी भाषा है, और वो क्या करते हैं कि एक कक्षा में एक बच्चा दूसरे बच्चा से जैसे दो पृष्ठभूमि से होने वाले जो बच्चे हैं, एक की अलग उच्चारण शब्द उच्चारण है और दूसरे का अलग है, तो दोनों क्या करते हैं परस्पर संयोग क्रिया से एक भाषा एक दूसरे को सीखते हैं, जिससे क्या करते हैं एक भाषा बच्चों में भाषा विविधता का एक संसाधन के रूप में प्रयोग कहीं ना कहीं है, एक से दूसरे से तीसरे सीखता है। इस तरह से पूरी कक्षा को एक सहज अनुभव होने लगती है कि भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बच्चे भी एक साथ रह करके परस्पर संयोग से अंतःक्रिया से एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है विभिन्न प्रकार के भाषाओं से संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण से भी मिले हैं कि द्विभाषा बच्चों में वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। यानी कि जिस बात से यह प्रमाण मिला है कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक जो क्षमता है अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। जैसे कि जिसको दो भाषा आ रहे हैं, दो भाषाएं सीख रहे हैं, तो उसकी जो क्षमता है अन्य बच्चों की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है। कह रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, कक्षा में एक जो बहुभाषिकता है चुनौती के रूप में किस प्रकार से काम करती है, तो बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर क्या पड़ता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। भारत एक बहुभाषिक देश, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में हर एक जगह पर अनेक प्रकार के हर एक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भाषा होती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया की एक चुनौती है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा कार्य होता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपनी भाषा होती है, उन क्षेत्रों भाषाओं के छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया में क्या करती है, एक चुनौती का काम करती है ना। तो एक चुनौती भरा काम होता है बहुभाषिकता जो होती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती, जो भाषाई कौशल उसको विकसित करने की चुनौती होती है। भाषाई विधि में कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी रीजनल जो अपना लैंग्वेज होते हैं उसका प्रभाव जो है से भाषाई कौशल पर प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। जो आप रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा सीखे हैं उसका जो प्रभाव है वह क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव भाषाई कौशल पर पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक चुनौती भरा छात्रों में जो भाषाई कौशल विकसित करने की एक चुनौती होती है। तो शिक्षण के लिए बहुभाषिक की चुनौती, यदि शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाए,
जैसे शिक्षक के लिए भी, जैसे छात्र के लिए तो एक चुनौती भरा कार्य होता ही है कि अगर अलग अलग जो भाषा कौशल है उसमें चुनौती का सामना करना पड़ता है कि जो क्षेत्र की भाषा उसे प्रभावित करते हैं। लेकिन शिक्षक के लिए भी यह बात काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है कि यदि एक शिक्षक को आप कह दें कि दूर पढ़ाने जाओ, तो वहाँ शिक्षक वह अपनी भाषा नहीं जानता है, तो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। चुनौती दोनों के कंडीशन पड़ सकते हैं, एक बच्चे के लिए भी पड़ सकते हैं और शिक्षक के लिए भी। शिक्षक अगर दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ की भाषा को वह नहीं जानता है, तो उसके लिए भी यह चुनौती का कार्य होता है। कह रहा है कि भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। यदि भाषा के प्रति क्या होती है कि बच्चों की अगर रुचि नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, फिर योग्यता का अभाव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, भाषा शिक्षण की समस्याओं में एक समस्या यह है, जब भी भाषा का हम शिक्षण करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसमें एक ये भी समस्या आती है कि छात्रों की भाषा के प्रति रुचि, किस भाषा में छात्रों को रुचि है या फिर नहीं है, या फिर उसकी प्रति जो प्रवृत्ति है उसकी कमी है, उस चीज़ से क्या होती है कि भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब ये भाषा के लर्निंग शिक्षा देते हैं तो उस कंडीशन में यही होता है कि अगर बच्चे को उसमें रुचि नहीं है, अगर उसमें कमी है प्रवृत्ति में, तो उस चीज़ में भी क्या होती है, भाषा शिक्षण के जो कार्य होते हैं वो चुनौतीपूर्ण होते हैं, काफ़ी टफ हो जाते हैं। जैसे अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ जो होती हैं, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा में आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों की भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। तो जो अधिक भीड़ भाड़ वाले जो कक्षाएं होती है उसमें भी भाषा काफ़ी अधिक प्रभावी ढंग से, मतलब अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे आप, इससे प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता कम कर देती है। जो आप जितनी एक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो भीड़ भाड़ वाली कक्षा में अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, इसमें शिक्षार्थी की जो शिक्षण जो होता है वो प्रभाव होती है। आगे बात करते हैं अध्ययन सामग्री की कमी। यदि अध्ययन सामग्री कहने का मतलब जो पढ़ने की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर आपको जुट नहीं पा रहा है, तो उसमें भी शिक्षण के अध्ययन की सामग्री भी, उसमें क्या कहते हैं, भाषा की, जैसे भाषा विविधता वाली जो कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री का भी एक समस्या होती है। जैसे कि अगर आपने पढ़ने के लिए सही समय पर अगर बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह से जो सामग्री या फिर विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह से अध्ययन सामग्री की अगर जो कमी हो पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमियाँ भी एक समस्या खड़ी हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा कौशल। आखिर भाषा कौशल है क्या, है ना। तो भाषा कौशल जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हम लोग सभी जानते हैं, और समाज में व्यक्ति उनसे संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भाव का विचार अभिव्यक्त करता है। जब सामाजिक प्राणी है तो समाज में हम क्या करेंगे, या तो बोलेंगे या फिर लिख करके उस विचार को अपने प्रकट करते हैं, या सुनकर या पढ़ करके दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं, या किसी से सुनते हैं या पढ़ करके दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। दो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन है, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलकर या फिर लिखकर के अपनी भाषाओं को अपनी जो अभिव्यक्ति है उस विचार को प्रकट कर सकते हैं। भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल और सुनना और इनमें पढ़ना, इन दोनों माध्यम से हम दूसरे विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन होते हैं, सुनना और पढ़ना। ग्रहण करना है तो सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो किसी चीज़ दूसरे बारे में हम ग्रहण करेंगे, है ना। तो यह ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन आते हैं, पढ़ना और सुनना, है ना। इस माध्यम से क्या कहते हैं, भाषा में संबंधित चार क्रियाओं के प्रयोग से क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। चार प्रयोग के कौशल में वैसे बोलना और लिखना, बोल कर लिख करके अपने विचार को दूसरे को प्रकट कर सकते हैं, सुन कर और पढ़ करके दूसरे के विचार को आप जान सकते हैं। तो ये जो चार कौशल हैं, ये चार कौशल को ही क्या की जाती है, चारों जो प्रयोग करते हैं अपने भाषा कौशल के रूप में। इन विकास में सक्षम उसका है कि इनका विकास, इसमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगर यदि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि इन चारों चीज़ों में अगर यदि आप दक्षता प्राप्त करते हैं, तो यही क्या कहलाती है, शिक्षण उद्देश्य कहलाती है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल के परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे से निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर चार कौशल देखें, बोलना, है ना, बोलना, लिखना, है ना, सुनना और पढ़ना। ये जो चार कौशल है, इनसे कहीं ना कहीं अंतः संबंधित होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। और प्रत्येक सो क्या होती है कि कौशल का विकास न किसी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने आ रहा है तो सुनने लिखने पढ़ने ना है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं।
कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। और जब भी सीखे जाते हैं तो क्रम से नहीं, ऐसा नहीं कि पहले अभी हम लिखने के लिए सीख लेते हैं, फिर बोलने के लिए सीखेंगे, फिर पढ़ने के लिए सीखेंगे, ऐसा नहीं। तो इस बात को आप नोट रखेंगे कि जो चारों क्रम हैं, जो चारों जो कौशल हैं, इन कौशलों को क्या करते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे कि बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, सुनता है तो फिर बोलना भी सीखता है, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। तो एक साथ ये कौशल डेवलप होते हैं बच्चों में, है ना। तो आगे बात करते हैं, भाषा के कौशल के 4 प्रकारों को विभाजित किया गया। भाषा के जो कौशल हैं वो 4 प्रकार में इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। सबसे पहले श्रवण करना, सुनते हैं यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना कौशल कहलाता है, श्रवण कौशल। वाचिक और मौखिक व्यक्ति यानी कि बोलकर विचार को व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाती है, वाचिक और मौखिक अभिव्यक्ति। पढ़कर यानी कि पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल। लेखन कौशल में विचारों को लेकर व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाती है। तो भाषा को, विचारों को जो कौशल है वो 4 प्रकारों में विभाजित की गई है। श्रवण वाचिक यानी वाचिक को ही मौखिक बोलते हैं, या फिर पठन कौशल या फिर लेखन कौशल, ये 4 भागों में विभाजित की गई है। श्रवण कौशल में क्या क्या होते हैं, जैसे श्रवण मतलब सुनना। जब अब किसी जैसे प्रवचन सुनते हैं, लोग जाते हैं तो आप बोलना थोड़ी है ना, वो प्रवचन साधु महंत महात्मा दे रहे हैं या फिर कोई या फिर शिक्षक है, लेक्चर जब दी जाती है तो लेक्चर दी जाती है तो उसमें क्या कहते हैं, आप सुनिए, सुन करके ग्रहण कीजिए। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, सुन करके ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं, जैसे हमने बताया कि सभी चीज़ आने जरूरी है। तो भाषा के सुन करके ही सिर्फ ग्रहण नहीं किया जा सकता, सिर्फ सुनकर तो ग्रहण कर ही सकता, लेकिन सुनने से ही सिर्फ श्रवण कौशल नहीं होगा, बल्कि वक्ता प्रवक्ता की भी बात हो तो इसे सुनकर के अर्थ उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार से बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाती है। यानी कि श्रवण कौशल में क्या होते हैं, ग्रहण किया जाता है और केवल सुनना मात्र ही नहीं बल्कि उसे वक्ता और प्रवक्ता की बात की सुन करके उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना होता है जिस प्रकार से वो अर्थ बता रहे हैं, अभिव्यक्ति की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाती है। जैसे हमने अभी जो बताया इस चीज़ को आप सुने, सुन करके आपने सीखा, जो हम सिखाए वो चीज़ आप सीख रहे हैं, तब ये श्रवण कौशल डेवलप करेगा। ऐसा नहीं कि सुन करके दूसरा चीज़ सीखे। वाचन कौशल में क्या करना, तो वाचन में बोल करके सीखना। यदि अपनी बात के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट या व्यक्त करना है, अपनी बात या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना है तो वाचन कौशल कहलाता है। इसमें वाचन कौशल में तभी प्रभावी हो जाएगा जब अपनी बात को, विचारों को एक प्रकार से व्यक्त करें और सुनने वाले हमारी बात को अच्छे से समझ पाए। वाचन कौशल में आप तभी निपुण कहलाएंगे। जैसे मान के चलिए कि हम वाचन कौशल में तभी निपुण कहलाएंगे, जैसे हम अब यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो वाचन कौशल मेरा तभी सफल होगा जब मेरी बातों को आप आसानी से समझ सके। ऐसा बात हम बताएं, इस तरह से लैंग्वेज को बताएं हम तोड़ करके, ताकि इस चीज़ को आप आसानी से समझें। जब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा वाचन कौशल सही नहीं है। तो वाचन कौशल होने के लिए अगला आदमी को जो बोल करके जो आप समझा रहे हैं, सुनने वाला आदमी जो है से अच्छे से अगर समझ जाए तो उसका प्रभाव होती है, फिर अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। अच्छे वाचन कौशल उसी को बोलेंगे जब एक बार समझा दी तो दूसरा व्यक्ति आसानी से समझे, तभी वाचन कौशल कहलाएगा। पठन कौशल क्या होते हैं कि किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए होते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। अस्थायी ज्ञान यदि प्राप्त करने हैं तो इसमें क्या करते हैं, पठन कौशल का अपनाया जाता है, यानी कि पढ़ करके सीखते हैं। अधिकांशतः लोग पढ़कर सीखते हैं, तो यह पढ़ करके सीखना पठन कौशल कहलाता है। यह 2 प्रकार के, जैसे पढ़ने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं कि जब पढ़ेंगे तो बोल बोल करके पढ़ेंगे, और एक क्या करेंगे कि चुप रहेंगे और पढ़ते रहे रहेंगे। तो 2 काम, पढ़ने के काम दोनों हो रही है। एक कोई बोल करके पढ़ने की आदत होती है, एक चुप होकर के यानी मौन होकर के पढ़ने की आदत होती है। तो पठन जो कौशल होते हैं 2 प्रकार के, स्वर सस्वर पठन और मौन पठन, यानी कि स्वर के साथ उच्चारण करना, है ना, और दूसरा क्या होता है चुप रह करके पढ़ना। लेखन कौशल में क्या होते हैं कि अपने विचारों बात को लिख करके व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा का स्थायित्व दिया जाता है। इसमें वर्तनीय शुद्धता का अधिक महत्व दिया जाता है। हाँ, जब भी आप लिख रहे हैं, जैसे बोलने में तो वर्तनीय शुद्धता की कोई ध्यान नहीं है ना, पढ़ने में भी थोड़ा ध्यान है, उसमें स्वस्वर पाठन किए जाते हैं। और लेखन कौशल में भी क्या किए जाते हैं कि इसमें वर्तनीय शुद्धता को अधिकतर ध्यान दी जाती है। तो लेखन में वर्तनी है या फिर शुद्धता है, उस पर ध्यान दी जाती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जो करने की जो विधि है, शिक्षण में मूल्यांकन, सीखने में सीखना के निश्चित अवधि के बाद बच्चों के वास्तविक उपलब्धि का स्तर को जांच मूल्यांकन कहलाता है। या फिर किसी चीज़ को सीख रहे हैं या सिखाने की निश्चित अवधि होती है, उसमें वास्तविक जो क्या बच्चा सीख पाया है उस स्तर को सीखने के लिए हमें कभी कभी मूल्यांकन लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे हमने कुछ चीज़ सिखाया, उसके बाद जो आपके हम टेस्ट लेंगे या फिर पूछेंगे तो वही क्या कहलाती है, मूल्यांकन। मूल्यांकन करना आवश्यक होते हैं। मूल्यांकन पठन पाठन क्रिया का अभिन्न हिस्सा है।
यह पढ़ने में भी अभिन्न हिस्सा होती है। यह क्या करती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन करना या मूल्यांकन करना बच्चों की क्या होती है, क्षमता किस प्रकार से है, उनमें अनुभूति की ज्ञान किस प्रकार से डेवलप हुई है। तो इस चीज़ का अधिगम का क्या करते हैं, मापने का एक मापदंड है, मापने का एक तरीका। आकलन और मूल्यांकन दोनों एक ही उद्देश्य होते हैं। आकलन और मूल्यांकन का दोनों का एक ही उद्देश्य बच्चों की क्षमता का पता लगाना कि कितना वह डेवलप किया है, कितना अनुभूति उसमें है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। तो वही चीज़ है, आकलन की जो प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, आकलन जो हम लोग करते हैं वो मूल्यांकन के लिए की जाती है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। तो आकलन किस मूल्यांकन करने की जाती है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि आकलन जो है मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन की जाती है, आकलन के बाद की क्या की जाती है, मूल्यांकन की जाती है। अब थोड़ा आगे समझते हैं आकलन मूल्यांकन क्या है। जैसे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार में आचरण परिवर्तन की जांच करना। ये मूल्यांकन का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे में किस प्रकार के व्यवहार या आचरण डेवलप हैं, उस चीज़ को जांच करेंगे। बच्चों की योग्यता, कुशलता, रुचियों का पता लगाना, बच्चे में यह पता लगाते हैं कि उनकी योग्यता क्या है, कुशलता कितनी है, रुचि किस चीज़ में है, ये सभी चीज़ों को पता लगाना बच्चों के लिए मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है। इसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन किया जाता है। हमने कितना, बच्चा कितना अध्ययन किया है ना, हमने कितना पढ़ाया और कितना सीखा बच्चा, इसका भी मूल्यांकन करने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा को हमने कितना पढ़ाया और वो कितना ग्रहण किया। विद्यार्थियों को भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करते हैं। बच्चे में क्या करते हैं कि भाषा जो कौशल की, यानी भाषा में प्रति जो कौशल जो बढ़ावा मिला उसको, वह कितना प्रगति किया भाषा कौशल में, उस चीज़ को जांच करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है। बालकों के चहुमुखी विकास का निरंतर गति प्रदान करता है। जब मूल्यांकन की जाती है तो बच्चों में क्या होता है, चहुमुखी विकास होती है। चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास होती है, यह गति प्रदान करती है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। उपचारात्मक के पहले बताएं कि उपचारात्मक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कारण के पता लगाना। तो यानी कि बच्चों में जो कारण है उनका निदान उपचारात्मक शिक्षण में प्रदान करना, मतलब कि उनकी कमियों को पता करना, क्या क्या उसमें कमियां हैं। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। और जब उनका सतत मूल्यांकन कर लेते हैं, यानी कि तो मूल्यांकन का उद्देश्य से यह पता चलता है कि उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही है शिक्षण में, बच्चे को किस प्रकार किस चीज़ में कठिनाई आ रही है उसको दूर करेंगे। यानी कि निदानात्मक का भी प्रयास करने का जो हमें क्लू मिलेगा वो भी चीज़ हम समझते हैं। बच्चों को अधिगम में होने वाली कठिनाई का पता लगाते हैं, उसको पढ़ने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं तथा उनको दूर करने के लिए हम एक नीति बनाते हैं। अब किसी चीज़ का टेस्ट लेकर के नहीं समझेंगे, मूल्यांकन जब तक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा को जो है किस प्रकार से किस चीज़ में दिक्कतें हो रही है। तो दिक्कतें का पता करने के लिए हम मूल्यांकन करना आवश्यक है, यानी कि मूल्यांकन इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मूल्यांकन का महत्व इसलिए है कि शिक्षण का उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। आप जो शिक्षण करें उसके उद्देश्य में प्राप्ति होगी तब जब आप मूल्यांकन सही कर पाते हैं। महत्व यही होता है मूल्यांकन का कि शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों से प्राप्ति में सहायक होता है। हमारा जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य में यह सहायक प्राप्ति करता है मूल्यांकन। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, पढ़ने की ओर जो बच्चों को क्या करता है, अग्रेसिव करता है, अग्रसर करता है। बच्चों की कमजोरियां जानने में सहायक होता है। मूल्यांकन से क्या होती है कि बच्चों में हम कमजोरियों को समझते हैं, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है और बच्चों की यह प्रगति में भी सहायक होता है। शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी सहायक होता है। बच्चे क्या होते हैं कि शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार जो हैं, सबसे पहले मूल्यांकन के जो प्रकार हैं, रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन। निर्णय के लिए हम जो रचना के लिए जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के सबसे पहले का रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन हो जाती है कि जैसे हम कोई चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं, बीच में अगर कोई चीज़ पूछ लिए, बीच में जो मूल्यांकन कर लिए वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि, यानी कि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और कोई पाठ पढ़ाने के दौरान ही आपसे क्वेश्चन कर लिए तो रचनात्मक मूल्यांकन में कभी कभी जो पूछ लिए, यानी फीडबैक के लिए, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं आपके जानकारी कैसे दे रहे हैं, तो फीडबैक के लिए जो रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है।
रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय जांच करते हैं बच्चों को ज्ञान देने के कितना अर्जित किया। वह पढ़ाते समय जांच करते हैं कि बच्चे कितने, हम जो ज्ञान दिए वो कितना अर्जित किया बच्चा। यह रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि पाठ के बीच से किया जाता है, बीच में कर लेंगे। निदानात्मक में क्या होते हैं कि बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना, है ना। निदानात्मक में क्या करते हैं, जैसे हमने अभी पर बताया कि उपचारात्मक में कारण का पता लगाता है, निदानात्मक में जो कठिनाइयाँ हैं उसको कारण का पता लगाने, निदान करने का उसको उपाय करते हैं। तो इनके कठिनाइयों को कारण का पता लगाना निदानात्मक कहलाता है। यानी कि जो हो रही कठिनाइयाँ उसका पता लगाएंगे और उन कठिनाइयों को कारण का पता लगाना का निदान करेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाती है। उनका कारण क्या है उसकी कठिनाइयों के पीछे, उस चीज़ को हम निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। योगानात्मक मूल्यांकन जो होता है, योगानात्मक मूल्यांकन में सत्र के अंत में होता है। जब सत्र समाप्त हो जाते हैं तो सत्र के अंत में जो भी जैसे कि अब यूनिट वाइज टेस्ट होती है तो वह सत्र, एक सत्र समाप्त हो गई, अब फाइनल जो एग्जाम होती है योगानात्मक मूल्यांकन होती है, पूरी तरह से कंक्लूजन जोड़ करके आप कितना सीखें उस चीज़ को इसमें जानने का प्रयास की जाती है। तो अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चे में ज्ञान के कितना ग्रहण किया। जब पूरी तरह से पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चों को ज्ञान को देखने के लिए या ग्रहण कितना किया बच्चे, यह इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है, पाठ जब समाप्त हो गया, जैसे पाठ जब पढ़ा रहे हैं उस समय जब क्वेश्चन करके पूछेंगे तो वो क्या कहला, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है। निदानात्मक में क्या होता है कि जो पूछेंगे पता चलेगा कि उस कारण का पता लगाएंगे और कारण किस वजह से हो रही उस चीज़ को निदानात्मक कहलाएंगे। योगानात्मक क्या कहलाएगा, योगात्मक क्या कहलाएगा, जब पाठ हम पढ़ा करके पूरी तरह से समाप्त कर दिए उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, योगानात्मक मूल्यांकन कहलाएगा कि कितने आप इस पाठ से सीखे। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके जो हैं, भाषा का जो आकलन है वो उचित तरीका क्या क्या है, तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर देना। बच्चों को क्या करेंगे, भिन्न भिन्न संदर्भों में हम क्या करेंगे, भाषा के प्रयोग का अवसर देंगे। इस प्रकार से भाषा का आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से निपुण है बच्चा, किस तरह से किस भाषा में, तो अवसर प्रदान करेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनके प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों से हम प्रश्न करेंगे और जो भी उसने पढ़ा है उस पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना चाहिए। बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना, जो भी अनुभव है उसको अनुभव को लिखवाएंगे तो इससे भी भाषा का आकलन हम कर सकते हैं। और सुनी गई कहानियों को बच्चे अपने शब्द में जब लिखते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होता है कि किस तरह से सारांश व्यक्त की जाती है बच्चों द्वारा, किस तरह से उसको संक्षिप्त में व्यक्त की जाती है, तो उस चीज़ से भी भाषा के बच्चों में जो है भाषा का आकलन करने का यह उचित तरीका। 3 उचित तरीका है बच्चों में भाषा का आकलन करने का, है ना। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग का अवसर देना और उनसे बच्चे से प्रश्न पूछना और दी गई सामग्री पर उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना। तीसरी बात है बच्चों से उनसे अनुभव को लिखवाना। और चौथी कहानी गई सुनाई, जो कहानी हमने सुनाई उस बच्चों को अपने शब्द में लिखवाना। ये भाषा का आकलन करने के उचित तरीके हैं। चौथा जो है कि बच्चों में भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चों में क्या करते हैं, भाषा का जो प्रयोग है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चा जो है से भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस चीज़ को अवलोकन हम करेंगे। बच्चों में चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। चित्र का वर्णन करने और प्रश्न पूछने का भी अवसर देने से क्या कहते हैं, भाषा में कौशल में विकास होता है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार की फाइल होती है। पोर्टफोलियो क्या होती है, एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे की एक निश्चित अवधि से किए गए कार्यों का संग्रह, यानी कि कलेक्शन, जो भी कार्य होते हैं वो कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। इसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या बच्चों में कमियां हैं, तो यह जो फाइल बनाते हैं इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसमें कमियां, उपलब्धियां, सभी चीज़ को इसमें रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। पोर्टफोलियो जब आप ले लेंगे, जैसे अब यह फाइल बना हुआ है तो इसमें बच्चे की क्या क्या बच्चे ने अवधि में किया काम है, उस काम में फिर उपलब्धि क्या, प्रगति क्या, फिर कमियां क्या है, वो सभी सारी चीज़ इसमें जब डिटेल्स हैं तो जब पोर्टफोलियो की, यानी कि पोर्टफोलियो से क्या जानकारी मिलेगी, तो आप जब भी उठाएंगे तो इसमें व्यक्तित्व की जानकारी मिलेगी, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि सब मिलेगी। सभी चीज़ तो जानकारी इसमें इंक्लूड्स होते हैं। तो पोर्टफोलियो से क्या क्या मिलेंगे, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी मिलेंगी आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से। कह रहा है कि बच्चों में पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य यह होता है कि इनकी सहायता से उनकी मूल्यांकन करना आसान होता है। तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो जब बनाए जाते हैं तो इसमें आसान ये होता है कि बच्चों को जो है
कि यह मूल्यांकन करने में आसान हो जाती है, ताकि सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड रखे रहते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, आसानी होती है बच्चों की मूल्यांकन में कि किस प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं समग्र एवं सतत मूल्यांकन। समग्र एवं सतत मूल्यांकन में क्या है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT 2009 के अनुसार CCE के प्रत्येक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू की जाए। इसका कहना है कि बच्चों के निःशुल्क जो शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार जो है CCE के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक यह लागू की जाए। CCE में सतत का अर्थ यह है कि बच्चों के सीखने में मैं कहाँ कमी रह गई, जिसमें आधार पर सीखने के सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। CCE के द्वारा यह है कि बच्चों में जो मैं कहाँ कमी रह गई, इस चीज़ में आधार पर क्या करेंगे, हम शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठाएंगे। यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा सीखने में कठिनाइयाँ का अनुभव कहाँ पर कर रहा है। यह समग्र एवं सतत मूल्यांकन होता है। समग्र और सतत मूल्यांकन में क्या करते हैं कि कमियां को पता करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उचित समय पर आवश्यक कदम उठाएंगे। सही समय पर यदि बच्चे को कमी को पता लगा करके हम उसमें सुधार करने के लिए अच्छे कदम सही कदम नहीं उठाएंगे सही समय पर, तो उस समय यह डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यह क्या होती है कि CCE एक दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार से क्या करता है कि CCE जैसे समग्र मूल्यांकन के अर्थ में, यानी कि एक साथ मूल्यांकन के अर्थ में क्या करता है, सर्वांगीण प्रगति यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में यह जानकारी देती है। नेक्स्ट बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। निदानात्मक कहने का मतलब जब कारण पता कर लेते हैं तो उसका उपचार करना जरूरी होता है। तो कारण का पता लगाने के बाद यानी कि निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों के अधिगम को होने वाली कठिनाइयों को जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो हमने पहले भी बताया उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या होता है, उपचारात्मक क्या निदानात्मक जो उपचारात्मक करते हैं क्यों महत्व होता है। तो बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि निदानात्मक से जो कारण पता करते हैं उससे जो कठिनाई आती है उसको दूर करने का प्रयास किसके द्वारा करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने की सहायता भी करते हैं कि किस दिशा में सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। बालकों की अभिव्यक्ति संबंधी समस्याओं का निराकार करेंगे, जो भी उससे बालकों जो व्यक्तित्व की जो संबंधित समस्या है, जो अपने जो व्यक्तित्व के प्रति जो संबंधित समस्या है उनको निराकार करेंगे, है ना। और उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। जब हम किसी बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, उस कठिनाइयों के बारे में दूर करने का जब राह बताएंगे, आप रास्ता दिखाएंगे, तो उससे क्या करते हैं, बच्चे में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार होती है, साथ ही साथ में भविष्य होने वाली त्रुटियों में भी बचाव होती है। जो हमें क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण जब देंगे, जो चीज़ अभी आप त्रुटि कर रहे हैं उस चीज़ को अगर यदि हम अभी डील करके बता दिए आपको कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो गलती हुई उसमें सुधार हुआ, और साथ ही में जो भविष्य में जो ये क्वेश्चन अगर फिर आएगा आपके सामने तो फिर उसे गलती न करेंगे, तो त्रुटियों से कहीं ना कहीं बचाव होगा। ये उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। यह शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए सहायता करती है। और यह क्या करती है कि शिक्षण जो है रोचक बन जाता है। जब किसी चीज़ को आप अच्छे से डील करके बताया जाता है तो अगर यदि समझ में आया, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा था समझ में आया, तो आपकी कहीं ना कहीं रुचि बढ़ती है। तो यह रोचकपूर्ण होती है, प्रभावशाली भी होती है, ताकि आगे आने वाले समय में गलती न हो। तो प्रभावशाली बनाने में यह सहायता भी करती है। शिक्षण जो सहायक सामग्री की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षण कार्य के दौरान अपने प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। सही बात है, शिक्षण सहायक सामग्री की भी होनी आवश्यक है। शिक्षकों को यदि सभी सघन बात किया जाए तो सभी साधन छात्रों को अधिगम के सहायक होते हैं। अगर साधन के अनुपलब्धता में अगर साधन आपके पास पूरी तरह से नहीं है तो उस कंडीशन में भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हम लोग। तो सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। जैसे कि बात किया जाए तो छात्रों को सभी अधिगम के सहायक होते हैं। जैसे पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, यानी एक माहौल भी शामिल होनी चाहिए, विद्यालय होनी चाहिए। तो तरह तरह के अगर जो सहायक सामग्री, अगर सभी सहायक सामग्रियाँ हैं तो यह क्या कहलाते हैं, अधिगम। आपको छात्रों के जो अधिगम वो सहायक होते हैं, सहायक सामग्री भी। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं,
जैसे श्रव्य सामग्री, इस प्रकार के सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान का अर्जित करते हैं। उदाहरण के रेडियो, टेप रिकॉर्डर। जैसे विद्यालय में सभी व्यवस्थाएं को होना जरूरी है। जैसे कभी कभी रेडियो वगैरह से भी टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र, या फिर आप घरों में भी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी वगैरह देखते हैं, तो ये भी एक प्रकार है शिक्षण के सहायक सामग्री के अंतर्गत काम आते हैं। जैसे रेडियो, टेप वगैरह से भी बच्चे सीखते हैं, तो सुन करके जैसे भाषा को अर्जन करते हैं। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री में अगर बात करें तो इस प्रकार के सामग्री से बच्चे क्या करते हैं, देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जैसे श्यामपट्ट पर या बुलेटिन बोर्ड हो या फ्लेनिन बोर्ड हो गया, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखन, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, है ना, स्लाइड्स पे फिल्म और स्ट्रिप्स आदि। जैसे कि श्यामपट्ट पर देखें, बुलेटिन पर देखें, बुलेटिन जो समाचार ये सब देखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कार्टून देख रहे हैं, रेखा चित्र देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, तो इस सभी चीज़ को देख करके जो यानी कि देखने वाली जो सामग्री है उन चीज़ को भी होना जरूरी है। ग्लोब रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैप रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर किसी चीज़ को आप स्लाइड्स पर करके दिखा दिया जाए तो आप अच्छे से समझ में आएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि दृश्य सामग्री भी एक शिक्षण में काफ़ी भूमिका अदा करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि सुनना और देखना, तो इस प्रकार की सामग्री में क्या करते हैं कि बच्चे एक साथ सुनकर के देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके जैसे मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल यदि आप चलाते हैं तो देखते भी हैं, सुनते भी एक साथ, जब देखते हैं सुनते हैं, या फिर कंप्यूटर या फिर चलचित्र, नाटक देखते हैं, तो इस तरह से भी क्या होती है कि भाषा का ज्ञान का अर्जन करते हैं बच्चे। क्रियात्मक सहायक शिक्षण अधिगम जो है, क्रियात्मक सहायक में इस क्रियात्मक शिक्षण अधिगम के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है, जो कर करके सीखते हैं। जो इसके द्वारा नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिससे बालकों को व्यक्तित्व अनुभव की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण के लिए जैसे मान के चले कि आप कहीं पर यदि गए, तो कहीं पर अगर ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण करा दिए, तो जैसे आप उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे, मतलब भूलेंगे नहीं, तो काफ़ी अधिक ज्ञान प्राप्त होती है। जैसे ऐतिहासिक स्थल पर जाना, किसी उद्यान का भ्रमण कर लिए तो उसके बारे में कभी नहीं भूलेंगे, या फिर किसी संग्रहालय का भ्रमण कर लिए, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि क्रियात्मक सहायक शिक्षण सामग्री जो हम करेंगे उस चीज़ को, तो उसमें क्या होगा कि आप अच्छे से उस बात को समझ पाएंगे करके सीखने। इसीलिए क्या करता है कि जब पर्यावरण शिक्षण या फिर जब बात बोले जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, या शिक्षण का उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसी जगह पर जा कर के अगर यदि किसी व्यक्ति को घुमा दिया जाए, तो ऐसी जगह पर जाने से क्या करती है कि सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, कि रियल नॉलेज प्राप्त होता है बच्चों के बीच में। तो ये थे आज आपके सभी का संपूर्ण हिंदी का पेडागोजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आपके साथ पुनः नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।